हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने जिन क्वेश्चंस को लिया है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, टोटल हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी कि 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इंटर में टॉप करना है, आपको थक कर नहीं बैठना है। ठीक है, सिलेबस में आपको लगातार पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, देखिए जो आपका पार्ट 2 फिजिक्स का जो पार्ट 2 है, जिसमें आपके किरण प्रकाश की चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, वो सब चैप्टर के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको नोट्स करते हुए चलना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताइए कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्या है। यानी कि जो कांच होता है ग्लास और जो हीरा होता है डायमंड, ठीक है, इनका अपवर्तनांक कितना होता है। तो सभी को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में आपके लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना होता है बताइए बच्चों, 1.5 1.5 तथा हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए। हीरे का अपवर्तनांक 2.41 होता है, 2.41 यानी कि 2.41 होता है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज हो सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपवर्तनांक पूछा गया था। अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n कितना होता है, कांच का होता है 1.5 और हीरे का होता है 2.41। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि न्यूनतम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का नाम व उसका अपवर्तनांक बताइए। यानी कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बताइए किसका न्यूनतम होता है। वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम 1 होता है। ठीक है, यानी कि वायु या निर्वात का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वायु, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, ठीक है, 1 होता है। यानी कि वायु या कांच, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, तो यही है वायु या निर्वात जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये सब चीजें याद रखिएगा, आपसे न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक तो आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आप चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, देखिए पतले प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान कितने डिग्री से कम होता है। यानी कि जो पतला प्रिज्म होता है उसके प्रिज्म कोण का मान कितने डिग्री से कम होता है। तो याद रखिएगा, पतले प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, आप नोट करते रहिएगा। ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इनको पहले देख लेते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज है। तो पतले प्रिज्म के
प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि पतले प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान कितने डिग्री से कम होता है, तो पतले प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये सब चीजें आपको नहीं भूलना है, बेसिक नॉलेज है। अभी हम आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तीसरा भी समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। अब स्टूडेंट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कांच का एक प्रिज्म है जिसका कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म कोण, ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक क्या है, यानी कि आपसे n पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर साइन, यहां पर दशमलव लगा दीजिएगा, 49 दशमलव, ठीक है, 49.5 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0.76 होता है। ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे से। पहले न्यूमेरिकल को समझिए। कांच के एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण कितना दिया गया बच्चों, प्रिज्म कोण, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए। प्रिज्म कोण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। अब क्या है, तथा अल्पतम विचलन कोण। अब अल्पतम विचलन कोण लिखते हैं, अल्पतम विचलन कोण, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए आप लोग। इसको हम लोग डेल m से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है, 39 डिग्री। अब आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हमें n निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए याद रखिए। प्रिज्म कोण की वैल्यू 60 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू 39 डिग्री। अब आप n निकालिए, कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला लगा दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। वो फार्मूला कौन सा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम दूसरे पेज में देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि प्रिज्म कोण 60 और डेल m 39 डिग्री, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, उसको हम इधर लगाएंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाना है हमें, तो यहां पर हम लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब यहां पर हम n इक्वल टू एक फॉर्मूला लगाएंगे। n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, इसको याद रखिएगा बच्चों। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यहाँ पर a क्या है, प्रिज्म कोण, डेल m क्या है, अल्पतम विचलन कोण। वैल्यू रख दीजिए, न्यूमेरिकल लग गया, ठीक है। तो सिंपल सा है। तो यहाँ से हम n निकालेंगे, n इक्वल टू लिखेंगे साइन a की वैल्यू कितनी थी बताइए आप लोग, 60 डिग्री, प्लस डेल m की वैल्यू कितनी थी, अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री अपान 2, ठीक है, अपान नीचे भी हो जाएगा साइन a की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ये तो कट हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 60 और 39 जोड़ेंगे, बताइए कितना आएगा, 6 3 9, ठीक है, 99 डिग्री बाई 2, ठीक है, अपान साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर मैं कर देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं साइड में सॉल्यूशन इसका करता हूं, ठीक है, इधर मैं सॉल्व करूंगा। अब ये आपका उतना एक पोर्शन हो गया। अब दूसरा पोर्शन समझिए, देखिए यहां पर 99 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताइए, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 99 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 49.5, ठीक है, 49.5। तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी साइन हमें नहीं लिखना है, ठीक है, साइन 49.5 लिख देंगे, साइन 49, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। n इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन 49.5 डिग्री
ठीक है, अपान नीचे है sin 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे, पहले sin 30 डिग्री मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा n इक्वल टू sin 49.5 डिग्री अपान sin 30 डिग्री आ गया। अब देखिए जब मैं न्यूमेरिकल अभी आपको बता रहा था, क्वेश्चन जब था तो नीचे दिया गया था sin 49.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.76, इसीलिए पहले दे दिया गया था। ठीक है, अब आपको यहां पर वही रखना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.76। ठीक है, और बताइए sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2। अब देखिए यहां पर क्या होगा, n इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 0.76 के नीचे 1 है, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा, तो 0.76 इंटू 2। ठीक है, और अपान 1 रहेगा तो 1 की कोई वो नहीं है। ठीक है, 1 तो रहता ही है। n इक्वल टू इसको गुणा करेंगे तो 2 छक 12 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 सते 14 1 15 1.52। ठीक है, तो इसको सही से मैं लिख देता हूं, तो n हमारा कितना आ जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 1.52। ठीक है, और यही हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला आप लगाइए, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। sin 49.5 डिग्री की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी गई थी, वो हम यहाँ पर रख देंगे, 1/2 कर देंगे, और 0.76 ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 1.52 हमारा अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छे से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए चाहे तो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, क्षमता से रिलेटेड। ठीक है, जो लेंस की क्षमता होती है, इसमें आपको करना क्या है, देखिए +2 डायोप्टर तथा -4 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि हमें लेंस की क्षमता दी गई है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो यहाँ पर +2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर के 2 लेंस हैं, उनको हमने संपर्क में रखा है। अब उनकी पहले आपको संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, P = P1 + P2, उसके बाद में आपको उसका जो फोकस दूरी है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये समझिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर P1 हमें दिया गया है, पहली क्षमता, पहले लेंस की क्षमता कितना, +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद में हमें दी गई है P2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए हमें संपर्क में रखे, यानी कि हमें P निकालना है। पहले आप संपर्क में रखे लेंस की संयुक्त क्षमता ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लेंस की संयुक्त क्षमता, लेंस की, ठीक है, लेंस की संयुक्त क्षमता निकालेंगे, लेंस की संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता। ठीक है, अब लेंस की संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी, P = हम P1 और P2 को जोड़ देंगे, P1 + P2। अब देखिए P = आपका हो जाएगा, P1 की वैल्यू 2 है, प्लस में तो 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में क्या है, -4 है। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, समझाने के लिए आपको। ठीक है, अभी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो P = हमारा हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब 2 में से 4 जाएगा तो सिंपल है, -2 बचेगा। ठीक है, तो -2 डायोप्टर हमारा आ गया। इसकी जो संयुक्त क्षमता है, लेंस की संयुक्त क्षमता निकालने के लिए आपको P1 और P2 को जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो 2 में से 4 गया तो -2 बचा। ठीक है, अगर 4 में से 2 जाता तो +2 बचता, लेकिन 2 में से 4 गया है। ठीक है, तो -2 बचेगा। अब यहाँ से हम फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है इस संयोजन की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर फोकस दूरी। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है फोकस दूरी का एक फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी। ठीक है, वो फॉर्मूला होगा F = 1/P। ठीक है, इंटू हो जाएगा 100
इंटू हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है मीटर में। तो देखिए मीटर में यहाँ तो लिखा नहीं गया, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर रख देंगे, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/P की वैल्यू है -2, तो -2 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 100 कट जाएगा तो 50 बचेगा, तो हमारा F जो आएगा वो आ जाएगा, देखिए माइनस नीचे माइनस ऊपर जाएगा, -50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 100 से गुणा किया था। यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। या आप 100/f भी लिख सकते हैं अगर आपको सेंटीमीटर में लिखा है, ठीक है। या आप इसी को लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f मीटर में। अगर मीटर में होगा तो ऊपर 100 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर f मीटर में होता तो हम 100 से गुणा नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर हमें इसे मीटर में लाना होता तो हम यहाँ पर 100 से गुणा नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं P इक्वल टू 1/f के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, संयोजन की फोकस दूरी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। पहले आपको दोनों लेंस की क्षमताओं को जोड़ देना है, फिर F इक्वल टू 1/P इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब स्टूडेंट जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध का सूत्र लिखिए। यानी कि लेंस के लिए u, v और f में क्या संबंध होता है। यहाँ पर u क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, एंड f है आपका फोकस दूरी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया लेंस की फोकस दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध का, ये सूत्र है, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर u क्या है, ठीक है, v क्या है और f क्या है। ये लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, या डायरेक्टली वस्तु की दूरी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी v क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, से लिख दीजिएगा बीच में, से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी, ठीक है। तो v है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, यह है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है u, v एंड f में। लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, जहां u है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, v है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, एंड f है आपका लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया 6 नंबर क्वेश्चन भी। अब हम देखेंगे अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। यानी कि जो स्वस्थ आंख है उसके लिए निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है या कहाँ स्थित होता है। तो हम लिखेंगे स्वस्थ, यहाँ पर लिखेंगे हम स्वस्थ आंख के लिए, आंख के लिए निकट बिंदु, निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है, स्थित होता है,
ठीक है। तो क्या कहा गया, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि जो हमारे आंख में जो हमारा नेत्र लेंस है उसका अपवर्तनांक यानी कि n की वैल्यू कितनी होती है। तो मनुष्य की आंख के लिए नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं मनुष्य की आंख के लिए के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे डीपली अच्छे से लिख दीजिएगा, ये याद रखिएगा कि जो मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, लिखिए मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है स्टूडेंट, 1.44। तो 1.44 होता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंख के लिए नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सिंपल है। एक व्यक्ति को अखबार पढ़ने के लिए अखबार को आंख से 40 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इस व्यक्ति के क्षेत्र में नेत्र में, यहां पर ना कर दीजिएगा। ठीक है, नेत्र में कौन सा दोष है, यानी कि एक व्यक्ति है उसको अखबार पढ़ने के लिए अखबार को 40 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है, अब बताइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, अब उसे 25 सेंटीमीटर पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसको और दूर रखना पड़ता है 40 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो जब पास की वस्तुएं ना दिखाई दें, उसे दूर रखना पड़े हमें, तो वहां पर दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, जब पास की वस्तुएं दिखाई दे हमें, ठीक है, और उसे दूर करें तो ना दिखाई दे, तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, व्यक्ति को पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई दे रही है, उसे 40 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसे पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसे दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष से बचने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए दूर दृष्टि दोष में उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। एकदम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो एकदम विपरीत, समझ में आया, नाम के विपरीत। तो ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। तो ये यहां पर होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, तो बताइए उस व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर उत्तल लेंस लगा हुआ है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर अवतल लेंस लगा हुआ है तो उससे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वही सेम चीज यहां पर है। तो किसी व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो वो उस व्यक्ति की आंख में होगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो उसके आंख में क्या है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, उसे दूर रखना पड़ता है तब उसे दिखाई देती हैं। ठीक है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसे दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये आपका होगा दूर दृष्टि दोष। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने 12th फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो यहां पर हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है तो
तो यहीं पर जो हमारा 12th फिजिक्स के महत्वपूर्ण तो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से भी पता रहे होंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।